हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेवलूस पर। मध्य प्रदेश के इतिहास में हम प्रमुख राजवंश पढ़ रहे हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में एक प्रमुख राजवंश चंदेल राजवंश। अब चंदेल राजवंश है, इसका मध्य प्रदेश के इतिहास में एक विशेष महत्व और स्थान है। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे कि चंदेल राजवंश है, इसका क्षेत्र कहाँ हुआ करता था, कौन से राजाओं ने यहाँ पर राज शासन किया था। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन है, कि चंदेल वंश को एक तरीके से निर्माता के रूप में किसने शुरू किया था। तो चंदेल राजवंश का संस्थापक है वो माना जाता है नन्नुक को। तो चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक हुए और इन्होंने जो अपनी राजधानी है वो किसको बनाया, तो राजधानी जो इनकी है वो है खजुरवाहक। खजुरवाहक वह स्थान जिसे हम वर्तमान में खजुराहो के नाम से जानते हैं। तो खजुरवाहक या फिर क्या बोलेंगे, खजुराहो बोलेंगे। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और मध्य प्रदेश के किस जिले में आते हैं, तो छतरपुर जिले में। तो वर्तमान नाम इसका खजुराहो हो गया है और ये किस जिले का भाग है, तो ये छतरपुर जिले का भाग है। अब फिर क्वेश्चन यहां से आएगा कि चंदेल वंश के राजाओं का मूल स्थान क्या था या कहां पर ये मूल रूप से रहते थे। तो चंदेल वंश के राजाओं का मूल स्थान, तो ये मूल स्थान हुआ करता था मनियागढ़। मनियागढ़, और ये मनियागढ़ है, ये भी किस जिले का भाग है, यही छतरपुर जिले का भाग है। तो तीन चीजें हो गई यहां पर क्लियर कि चंदेल वंश के संस्थापक कौन है। तो चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के राजधानी खजुराहो को बनाया और खजुरवाहक इनकी राजधानी हुआ करता था। और ये जो है मूल स्थान इनका मनियागढ़ छतरपुर में है। लेकिन फिर एक क्वेश्चन यहां से बन जाएगा कि चंदेल वंश के राजा जब शासन नहीं करते तो ये पहले क्या थे। तो फिर यहां पे ध्यान रखना है कि चंदेल वंश के राजा जितने भी हुए हैं, मतलब शुरुआती अवस्था में जो राजा थे वो प्रतिहार शासकों के, प्रतिहार शासकों के सामंत थे। प्रतिहार शासकों के सामंत थे। अब प्रतिहार जो राजवंश चल रहा था वो मध्य प्रदेश में न आते हुए यूपी का जो कन्नौज शहर है या कन्नौज रियासत उस समय हुआ करती थी। तो कन्नौज के पास में एक रियासत हुई और उसमें ही जाके कन्नौज में प्रतिहार वंश के राजाओं ने अपना शासन किया और उसी के सामंत कौन हुए, चंदेल वंश के राजा हुए। अब फिर आता है कि चंदेल वंश के जो संस्थापक नन्नुक है, तो नन्नुक के पुत्र का नाम, तो नन्नुक के पुत्र का नाम था वाकपति। वाकपति। अब यहां से इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जो नन्नुक के पुत्र वाकपति और वाकपति का बाद में जो उत्तराधिकारी हुआ है उसके नाम पर ही ये इस क्षेत्र का एक नामकरण होगा। तो नन्नुक के पुत्र का नाम है वाकपति और वाकपति का उत्तराधिकारी मतलब उसकी आने वाली संतान जो राजा बनी, तो उत्तराधिकारी कौन, जेजाज। क्या नाम है, जेजाज। नन्नुक के पुत्र वाकपति, वाकपति का उत्तराधिकारी जेजाज और जेजाज या फिर जेजाज शक्ति। और इस जेजाज शक्ति के नाम पर ही ये जो आपका चंदेल राजवंश है, इनका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा, उस क्षेत्र का नाम पड़ा जेजाक भुक्ति। जेजाक भुक्ति। और जेजाक भुक्ति को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो वर्तमान में जेजाक भुक्ति को बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। यहां पे ध्यान रखना कि जेजाक भुक्ति क्या है, तो बुंदेलखंड है। और बुंदेलखंड है जो बुंदेलखंड, ये वर्तमान में यूपी और एमपी की उत्तरी सीमा पर, मतलब मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर यूपी से लगा हुआ है। तो चीजें हो रही क्लियर कि वाकपति का पुत्र जो है वो जेजाक शक्ति या जेजाक है, जिसी के नाम पर खजुराहो का जो क्षेत्र जो चंदेलों के अधीन गया था उसका नामकरण जेजाक भुक्ति हुआ और जेजाक भुक्ति को वर्तमान में बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। फिर समय व्यतीत होने के साथ में चंदेल वंश के एक राजा हुए, राजा का नाम है यशोवर्मन।
अब इसके पहले वाले जो वीडियो में हमने देखा था तो उसमें देखा था यशोधर्मन, तो यशोधर्मन के बारे में मैं वहां पर बता चुका हूं। अब ये यहाँ पर चंदेल वंश के एक राजा है, राजा का नाम है यशोवर्मन। तो यशोवर्मन यहाँ पे क्या है, चंदेल का शासकों के नए राजा बने और उन्होंने क्या करवाया, वो यहां पर एक अभिलेख मिला। कौन सा? खजुराहो अभिलेख। खजुराहो अभिलेख मतलब इन्हीं का जो राज शासन क्षेत्र है, यहां से एक अभिलेख मिला। उसको नाम क्या रखा, वही जो उनके राज्य का नाम हुआ करता था, खजुराहो अभिलेख। तो खजुराहो अभिलेख से जानकारी मिलती है, ये जानकारी मिलती है कि जो यशोवर्मन है, इनका जो शासन है उसका क्षेत्र कहां कहां तक था। तो इनका शासन जो क्षेत्र है वो मालवा से हिमालय, मालवा से हिमालय और कश्मीर से कहां तक, बंगाल तक इनका राज शासन फैला हुआ था। तो अब हो रही चीजें क्लियर कि यशोवर्मन एक राजा हुए जिनके बारे में जानकारी खजुराहो अभिलेख से मिली, और यह जानकारी मिलती है कि ये जो यशोवर्मन इनका राज शासन है वो मालवा से लेके हिमालय वाला क्षेत्र और कश्मीर से लेके आपके बंगाल वाले क्षेत्र तक था। और फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बनता है कि यशोवर्मन ने एक मंदिर का निर्माण करवाया, उस मंदिर का नाम बताइए जो फेमस है। ठीक है, तो ये यशोवर्मन राजा हुए, तो यशोवर्मन के द्वारा एक प्रसिद्ध मंदिर बनवाया गया जिसे कहा जाता है चतुर्भुज मंदिर। यशोवर्मन के द्वारा एक मंदिर बनाया गया जिसे कहा जाता है चतुर्भुज मंदिर। तो चतुर्भुज मंदिर अगर पूछा जाता है कहां पर है, तो चतुर्भुज मंदिर है ये खजुराहो में है। और चतुर्भुज मंदिर का ये जो भाग है ये किसको समर्पित है, तो ये सभी को पता है कि चतुर्भुज किसे कहा जाता है, विष्णु को। तो ये विष्णु को समर्पित है, ये थोड़ा ध्यान रखना है कि चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया, यशोवर्मन ने। यशोवर्मन के चतुर्भुज मंदिर किसको समर्पित है, तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। उसके बाद यशोवर्मन ने क्या किया, यशोवर्मन के द्वारा ही एक वीर चंदेल राजा, ठीक है, पुत्र, जो उनका पुत्र था उसकी उत्पत्ति हुई। तो चंदेल राजा जो हुए उनका नाम क्या था, वो थे राजा धंग, यशोवर्मन के उत्तराधिकारी। तो यशोवर्मन के उत्तराधिकारी का नाम पूछेगा या फिर उनके बेटे का नाम पूछेगा, तो हमें क्या बताना है, राजा धंग। कि राजा धंग किस वंश के थे, तो राजा धंग चंदेल राजवंश के थे। और राजा धंग का जो संबंध था वो यशोवर्मन से था, क्योंकि वो यशोवर्मन के पुत्र थे। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि चंदेल राजाओं, ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना, सबसे प्रतापी शासक क्वेश्चन आता है तो सबसे प्रतापी शासक, चंदेलों के सबसे प्रतापी शासक वो कौन है, राजा धंग है। और कहा जाता है कि चंदेलों को वास्तविक रूप से स्वतंत्रता अगर मिली है तो वो किसने दिलवाई है, तो वो राजा धंग ने। तो क्वेश्चन यहां से फिर बनता है एक कि चंदेलों की वास्तविक स्वतंत्रता का जनक किसे कहा जाता है, तो चंदेलों की वास्तविक स्वतंत्रता का जनक राजा धंग को कहा जाता है। वास्तविक, चंदेलों की वास्तविक स्वतंत्रता का जनक, तो ये हो गए राजा धंग। क्लियर है यहां तक। उत्तराधिकारी किसके थे, यशोवर्मन के थे। और धंग देव के द्वारा ही क्या किया गया, वास्तविक रूप से चंदेलों को स्वतंत्रता दिलाई गई। और राजा धंग के द्वारा क्या किया गया, एक मुस्लिम आक्रमणकारी, ठीक है, इनके समय काल में एक मुस्लिम आक्रमणकारी हुआ। मुस्लिम आक्रमणकारी का नाम है सुबुक्तगिन, मुस्लिम आक्रमणकारी। तो एक मुस्लिम आक्रमणकारी है, इसका नाम है सुबुक्तगिन, ठीक है, सुबुक्तिन बोल सकते हैं या जैसा भी आपको ऑप्शन मिले देखना वहां पे, सुबुक्तिन, मुस्लिम आक्रमणकारी सुबुक्तगिन, ठीक है, सुबुक्तिन है। सुबुक्तिन ने हमला किया किसके ऊपर, सुबुक्तगिन एक मुस्लिम आक्रमणकारी था। अब ये सुबुक्तगिन आए या सुबक्तिन आए, जो भी आए उसका ध्यान रखना है। सुबुक्तिन ने आक्रमण किया किसके ऊपर, एक हिंदू राजा के ऊपर, और हिंदू राजा का नाम था राजा जयपाल। तो राजा जयपाल एक हिंदू राजा है जिसकी सहायता कौन करते हैं, राजा धंग देव करते हैं या धंग करते हैं।
तो सुबुक्तिन का आक्रमण हिंदू राजा जयपाल के विरुद्ध था, जिसकी रक्षा या फिर एक तरीके से सहायता करने का काम किया था वो राजा ढंगदेव ने किया था। अब फिर चीजें यहाँ पे भी देखनी है कि राजा ढंगदेव के द्वारा भी क्या किया गया, निर्माण कार्य किया गया, क्योंकि मंदिरों के लिए प्रसिद्ध कौन है, खजुराहो छतरपुर है, जिसे हम स्थापत्य कला नगरी के भी नाम से जानते हैं। तो अब क्वेश्चन यहां से इस प्रकार बनेगा कि दो मंदिर हैं यहां पर, कौन से, पार्श्वनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर। पार्श्वनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर, इन दोनों मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, तो दोनों मंदिरों का निर्माण करवाया राजा ढंगदेव ने, या ढंग ने करवाया। अब उसके बाद क्या हुआ, एक पराक्रमी राजा हुए और बाद में क्या हुआ, एक समयावधि आई जब इन्होंने जीवन को क्या कर दिया, छोड़ा। कब छोड़ा, 100 वर्ष की आयु में इनकी आयु हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि 100 वर्ष की आयु में त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम कहा, गंगा यमुना और सरस्वती का जहां पर संगम होता है या मिलन होता है। तो 100 वर्ष की आयु में त्रिवेणी संगम पर राजा ढंगदेव ने क्या किया, जल समाधि ली। कौन सी समाधि, जल समाधि ली। हो रहा क्लियर यहां पर। अब त्रिवेणी घाट में गंगा जमुना सरस्वती समझ जाना और समझा देना यहां पर कि जल समाधि 100 वर्ष की आयु में ली। फिर क्या हुआ, समय व्यतीत होने के बाद एक और राजा हुए, राजा का नाम है गंड, राजा गंड। तो ये राजा गंड है, ये चंदेल वंश संबंधित है। यहां पे ध्यान रखना है, नल्लुक है, वाकपति है, वाकपति के बाद जेजास है, जेजास के बाद यशोवर्मन है, यशोवर्मन के बाद धंगदेव है, धंगदेव के बाद ये आते हैं गंड। तो राजा गंड जो है उनका संबंध भी चंदेल वंश से है और इन्होंने 2 प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था और वो मंदिर पूछे जाते हैं। पहला जो मंदिर है वो है राजा गंड ने जगदम्बी मंदिर, जगदम्बी मंदिर। इस जगदम्बी मंदिर को वैष्णव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना कि जगदम्बी मंदिर को ही वैष्णव मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये जो वैष्णव मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। लेकिन उसके बाद वाला जो मंदिर है वो पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा फेमस है और बहुत सी एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया हुआ है। चित्रगुप्त मंदिर कहाँ है, तो चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो में है और चंदेल वंश के राजा गंड ने क्या किया, चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण करवाया और ये किसको समर्पित है, तो चित्रगुप्त मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। हो गया यहां तक। ये है राजा, ये राजा गंड है और गंड के द्वारा जगदम्बी मंदिर, जिसे वैष्णव मंदिर भी कहा जाता है, जो विष्णु को समर्पित है, और चित्रगुप्त मंदिर जो भगवान सूर्य को समर्पित है, का निर्माण करवाया था। अब गंडदेव हैं, इनके पुत्र हुए, उनका नाम है विद्याधर। गंड के पुत्र कालांतर में हुए और ये विद्याधर, और विद्याधर से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएगा कि विद्याधर ने क्या किया, तो यहां का सबसे ही फेमस मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर। तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था राजा गंड के पुत्र विद्याधर के द्वारा। देखो हम यहाँ पे अलग अलग सीमा में है, पश्चिम में दिशा में है, उत्तर में है, दक्षिण में है। तो ये जब हम टॉपिक आएगा आपका, वो टॉपिक बनेगा मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक स्थल और दर्शनीय स्थल। तो वहां पे हम डिटेल्स में कि कौन सा समूह कहां पर है, किस शैली में बना हुआ है, किसमें मैथुन प्रतिमाएं हैं, किसमें किसकी उपस्थिति है, कहां पर गर्भगृह है, तो वो डिटेल्स हम लोग उस टॉपिक पे पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये सिर्फ ऐतिहासिक परिदृश्य है जो मध्य प्रदेश के संबंध में है। तो सिर्फ अभी इतना ही करना है कि पुत्र विद्याधर हुआ राजा गंड का और उन्होंने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। अब फिर समय व्यतीत होने के साथ एक और राजा हुए जिन्हें कहा जाता है परमार्दी देव, परमार्दी देव, परमार्दी देव। यहां पे ध्यान रखना ये भी किस वंश के हैं, चंदेल वंश के। राजा परमार्दी देव हुए राजा, और परमार्दी देव ने कब, या परमार्दी चंदेल राजा पर 1182 में, 1182 में दिल्ली के चौहान शासक, और दिल्ली के चौहान शासक का नाम था, जो इतिहास अभी भी उनकी गाथाएं गाता है, कौन, दिल्ली के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान।
तो पृथ्वीराज चौहान का आक्रमण हुआ परमार्दी देव के ऊपर और इन्होंने क्या किया, यहां पर परमार्दी देव को परास्त किया। अब ये पृथ्वीराज है ना, पृथ्वीराज एक तरीके से जो ये चौहान साहब है, ठीक है, ये किस नंबर के 1182 में, तो ये पृथ्वीराज किस श्रेणी के हैं, पृथ्वीराज तृतीय है। ये थोड़ा ध्यान रखना है यहां पर, क्योंकि इनसे पूर्व भी 2 पृथ्वीराज हो चुके हैं। तो फेमस युद्ध हुआ करता था तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1151-1152, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का युद्ध लड़ा गया। पहले में पृथ्वीराज की विजय हुई, दूसरे में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने पराजित कर दिया। तो ये समय काल देखिए आप, अब 1182 के आसपास आ गए हैं। दिल्ली के चौहान शासक है और उनका नाम है पृथ्वीराज तृतीय, और पृथ्वीराज तृतीय ने परमार्दी देव के विरुद्ध क्या किया, इस खजुराहो रियासत या खजुराहो जो भी स्थान है वहां पर आक्रमण किया। और आक्रमण में क्या हुआ, परमार्दी देव के 2 वीर सेनानायक, 2 वीर सैनिक या सेना नायक बोलेंगे, सेना नायक का नाम सुना होगा आपने, जिनकी गाथाएं बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यहां से क्वेश्चन बनेंगे कि 12 जो खंड है वो किससे संबंधित है, तो वो राजा परमार्दी देव के 2 वीर सेना नायक, पहले का नाम है आलाह और दूसरे भाई का नाम है उदल। तो आलाह और उदल, ये 2 वीर सेना नायक है आलाह और उदल, इनकी क्या हो गई थी, यहां पर मृत्यु हो गई थी। किससे युद्ध करते हुए, यहां पर 1182 में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते समय मृत्यु हो गई थी। फिर क्या, यहां पर जो पृथ्वीराज चौहान जो थे उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी परमार्दी देव ने, लेकिन फिर क्या हुआ 1151-92 में, ठीक है, 1151-92 में जो शासन चल रहा था आपका पृथ्वीराज का, उस समय एक विदेशी आक्रमण हुआ, ठीक है, वो मोहम्मद गोरी का था। तो 1151-92 में जब पृथ्वीराज किस में व्यस्त थे, युद्ध में व्यस्त थे, तो उस समय क्या हुआ, उस समय परमार्दी देव ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता को स्वीकार कर लिया, और अधीनता स्वीकार करने के कारण क्या हुआ, ये जो परमार्दी देव के जो मंत्री थे उन मंत्रियों ने परमार्दी देव की क्या कर दी, हत्या कर दी। अब क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि अभी तो मोहम्मद गोरी पढ़ रहे थे, पृथ्वीराज चौहान पढ़ रहे थे, तो ये कौन आ गया बीच में, कुतुबुद्दीन ऐबक। अरे कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ही मोहम्मद गोरी का सेनापति है, जो क्या करता है, पूरे भारतवर्ष में आक्रमण करते हैं और उसको भारत की जो जितनी भी उस समय राजवंश हुआ करते थे उनको जीतते हैं। और उसी कड़ी में जो परमार्दी देव है ये भी शिकार बनते हैं मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो अधीनता स्वीकार कर ली थी वो किसने कर ली थी, परमार्दी देव ने कर ली थी। क्यों, क्योंकि पृथ्वीराज तो 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में परास्त होकर बिल्कुल क्या हो गए थे, समाप्त हो गए थे, या इनका जीवन क्या हो गया था, समाप्त। तब मोहम्मद गोरी का जो सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसने भारत में बहुत सारे आक्रमण किए थे, अभी हम पढ़ेंगे इसमें जब दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे भारत में, और वो स्पेशल मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो वहां पे बहुत सारी चीजें क्लियर होगी कि कहां पर उज्जैन है, ग्वालियर है, यहां पर सब जगह इन्होंने आक्रमण किए थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली परमार्दी देव ने, और जिसके कारण परमार्दी देव के मंत्रियों ने हत्या कर दी, किसकी, परमार्दी देव की। और उसके बाद फिर क्या हुआ, 1206 आता है, मोहम्मद गोरी अपने देश को लौट जाता है, जीते हुए राज्य दे के चले जाता है अपने गुलामों को, जिसमें गुलाम कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। और यही 1206 में स्थापित हो जाता है दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश गुलाम। और यहीं से बनता है कि गुलाम राजवंश की नींव किसने रखी थी, तो उस गुलाम राजवंश की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। और उसके बाद फिर आता है लास्ट पॉइंट ये कि भैया चंदेल राजवंश का अंतिम राजा कौन है, तो अंतिम राजा था हमीर वर्मन। चंदेल वंश के अंतिम राजा या अंतिम शासक कौन हुए, हमीर वर्मन। तो बस यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना, जगह मेरे पास बहुत ही कंजेस्टेड है, तो अब यहां पे ध्यान रखना, अंतिम शासक यहां लिख रहा हूं, अंतिम शासक कौन हुए, हमीर वर्मन।
तो चंदेलों का फिर बाद में भी शासन हुआ, लेकिन फिर ज्यादा उतना प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया जो शुरुआती कालखंड में हुआ करता था। तो अमीर वर्मन जो थे वो चंदेल राजाओं के अंतिम शासक हुए, और उसके बाद ही क्या हुआ, ये चंदेल राजवंश पूर्ण रूप से क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, तो शुरुआती अवस्था से एक बार मैं सब चीजें बता देता हूं यहां पर कि चंदेल राजवंश है उसका संस्थापक कौन है। चंदेल राजवंश के संस्थापक है नन्नुक, और नन्नुक ने अपनी राजधानी बनाया खजुरवाह को बोला जाता है खजुराहो, और खजुराहो वर्तमान में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। और इन चंदेलों का मूल स्थान हुआ करता था वो मनियागढ़ भी छतरपुर के अंतर्गत आता है या उसके आसपास का एरिया। लेकिन राजा बनने के पहले जो चंदेल हुआ करते थे वो सामंत थे, मतलब दूसरे के अधीन थोड़ा बहुत काम राज शासन का किया करते थे, तो वो प्रतिहारों के सामंत थे। और नन्नुक के जो पुत्र है वाकपति के पुत्र या उत्तराधिकारी हुए जेजाग या जेजाग शक्ति, उन्हीं के नाम पर ही जेजाग भुक्ति चंदेलों का एक राज्य साम्राज्य का नामकरण किया गया, जिसे वर्तमान में बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद यशोवर्मन खजुराहो अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि यशोवर्मन में यहाँ पर चंदेलों के शासन या राजा हुआ करते थे, जिनका जो राज शासन था वो मालवा से हिमालय और कश्मीर से बंगाल तक। अब सोच सकते हैं कि कितना विस्तृत साम्राज्य उस समय चंदेलों का मध्य प्रदेश के या भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ करता था। अब प्रमुख मंदिर है चतुर्भुज मंदिर है, ठीक है, चतुर्भुज मंदिर है। इसका निर्माण कौन, यशोवर्मन करवाते हैं, और ये किसको समर्पित है, विष्णु को, और ये खजुराहो में है। अब यशोवर्मन के उत्तराधिकारी होते हैं वो राजा धंग होते हैं, और राजा धंग ही क्या होते हैं, चंदेलों के सबसे प्रतापी शासक हुए थे। अब उन्होंने बताया पॉइंट यहां पर कि चंदेलों की वास्तविक स्वतंत्रता का जनक कौन है, तो वास्तविक रूप से जो आजाद करवाया था चंदेलों को वो यहां पर राजा धंग ने करवाया था। और जब राजा धंग राजा थे तो उस समय मुस्लिम आक्रमण हुआ था, और वो आक्रमणकारी था सुबुक्तगिन या सुबुक्तिन, तो वो हिंदू राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण कर रहा था। तो हिंदू राजा जयपाल की सहायता किसने की थी, राजा धंग ने की थी सुबुक्तिन को पराजित करने के लिए। और 100 वर्ष की जब आयु हो जाती है तो जीवन का मोह भंग हुआ, त्रिवेणी संगम घाट पर गए और राजा धंग ने समाधि ले ली, जो समाधि जल समाधि। उसके बाद राजा गंड हुए, राजा गंड ने जगदम्बी मंदिर जो विष्णु को समर्पित है, और चित्रगुप्त मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चित्रगुप्त मंदिर किसको समर्पित है, भगवान सूर्य को समर्पित है, और ये कहां पर है, ये खजुराहो में है, और इसका निर्माण राजा धंग ने करवाया, गंड ने करवाया था। गंड के जो उत्तराधिकारी पुत्र है वो विद्याधर है, विद्याधर के द्वारा सबसे फेमस मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया, और अंतिम शासक है ये देखेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले एक अन्य राजा हुए परमार्दी देव के शासनकाल पर आक्रमण हुआ 1182 में चौहान शासक दिल्ली के, ठीक है, दिल्ली के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय ने पराजित कर दिया परमार्दी देव की सेना को। सेना में 2 वीर सैनिक, महान सैनिक, 2 कौन थे, आला और उदल, जिनकी 52 खंड की कहानियां अभी भी बुंदेलखंड की गलियों में या शहरों में गूंजते हैं। तो यहां पर आला उदल की मृत्यु हो गई और ये यहां पर समाप्त होने की कगार पर आ गए। फिर 1191-92 आया जहां पर पृथ्वीराज बिल्कुल समाप्त हुए। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की यहां पर इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली और परमार्दी देव की इसी के कारण उनके मंत्रियों के द्वारा हत्या कर दी गई। और लास्ट पॉइंट यह है कि चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन है, तो चंदेल वंश का अंतिम शासक कोई और नहीं हमीर वर्मन है। और बाद में फिर क्या होगा, यह वंश पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद ही हमारा शुरू होने वाला है नेक्स्ट राजवंश। चंदेल राजवंश पढ़ने के बाद अब जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में स्टार्ट होता है हमारा, वो है राष्ट्रकूट राजवंश। तो राष्ट्रकूट जो हुआ करते थे ये मुख्य रूप से क्या दक्षिण भारत के राजा थे, लेकिन इनका कुछ जो राज्य क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में भी था। तो सबसे पहले तो ये आता है कि राष्ट्रकूट वंश है उसके संस्थापक कौन है और मध्य प्रदेश से इसका संबंध क्या है। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक को माना जाता है दंती दुर्ग, कि हाँ दंती दुर्ग ने ही राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो ये दंती दुर्ग है। और दंती दुर्ग की उस समय जो राजधानी हुआ करती थी वो राजधानी है मान्यखेत। मान्यखेत जो है वो वर्तमान में कर्नाटक राज्य का भाग है। मान्यखेत कहां पर आता है, कर्नाटक में। तो अब इनका मध्य प्रदेश से क्या संबंध है, इनका संबंध है इसीलिए तो मध्य प्रदेश का संदर्भ में पढ़ रहे हैं।
क्योंकि ये राष्ट्रकूट राजा हुआ करते थे। इन्होंने उत्तर भारत की ओर कूच किया और विजय लक्ष्य को प्राप्त करते हुए मध्य प्रदेश के एक क्षेत्र जिसे कहा जाता है बैतूल, क्या कहा जाता है, बैतूल, या फिर बैतूल से नीचे ही महाराष्ट्र का एक भाग है अमरावती, तो मध्य प्रदेश के बैतूल क्षेत्र पर इनका अधिकार हुआ करता था, बैतूल पर अधिकार था। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब अमरावती की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अब जो अमरावती है वो मुख्य रूप से महाराष्ट्र का भाग हो चुका है, लेकिन जैसे हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में, दक्षिण जो मध्य प्रदेश है वहीं पर होशंगाबाद, बैतूल, हरदा जो दक्षिण वाला भाग है, और दक्षिण में आपका राज्य है महाराष्ट्र, और उससे ही लगा हुआ है आपका, पहले नागपुर भी इसमें आता था, अमरावती भी इसमें आता था मध्य प्रदेश में, लेकिन 1956 के बाद सब महाराष्ट्र में तब्दील हुए या महाराष्ट्र में चले गए। तो मध्य प्रदेश के बैतूल पर इनका अधिकार हुआ करता था। और उसके बाद जो राष्ट्रकूट वंश के जो राजा थे, इनकी मुद्रा पर एक अंकन मिलता है। वो क्वेश्चन पूछेगा यहां से कि राष्ट्रकूट वंश के राजाओं की मुद्रा पर किसका अंकन मिलता है, तो ये मिलता है यहां पर गरुड़ का अंकन। मतलब किसकी आकृति छपी हुई है, तो गरुड़ की आकृति छपी हुई है राष्ट्रकूट वंश के राजाओं की मुद्राओं के ऊपर। क्योंकि आज जब अकबर वगैरह पढ़ेंगे ना तो वहां पे क्वेश्चन आएगा यहाँ पर कि राम और सीता का अंकन है, वो सिक्के के ऊपर किसने करवाया था, अकबर ने। उसके बाद जहांगीर वगैरह के समय काल में, ये थे तो मुस्लिम राजा, लेकिन हिंदुओं के प्रति भी इनका बहुत उदार एक तरीके से व्यवहार हुआ करता था। तो मुद्रा का अंकन, ठीक है, मुद्रा पर अंकन जो है वो गरुड़ का, राष्ट्रकूट वंश में। लेकिन उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि राष्ट्रकूट वंश के जो राजा थे उनका और संबंध बताइए। तो एक इंद्रगढ़ पढ़ाया था पुरातात्विक स्थल में, इंद्रगढ़, हिंगलाजगढ़ पढ़े थे हम लोगों ने, तो उसमें ही एक राजा हुआ करता था, कौन, इंद्र तृतीय। राष्ट्रकूट वंश के जो राजा हुआ करते थे उनमें है इंद्र तृतीय। तो इंद्र तृतीय कौन है, तो एक राजा है। इंद्र तृतीय कौन है, राजा है। और इंद्र तृतीय के अभिलेख मिले हैं, अभिलेख, और ये अभिलेख कहां से मिले हैं, इंद्रगढ़ से। और इंद्रगढ़ में पहले ही बता चुका हूं कि इंद्रगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले का भाग है, तो मंदसौर का। तो राष्ट्रकूट वंश के राजा इंद्र तृतीय, उनके अभिलेख मिले इंद्रगढ़ से, और इंद्रगढ़ का जो क्षेत्र आता है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में आता है। एक अरबी व्यक्ति आया था, क्या नाम है, अरबी व्यक्ति। क्वेश्चन बनेगा यहां से, अरबी व्यक्ति, अरबी व्यक्ति का नाम बताइए। जैसे अभी हमने पढ़ा था चंदेल राजवंश में कि मध्य प्रदेश के ऊपर, या फिर जब एक राजा, हिंदू राजा हुए थे जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था, तो एक मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे सुबुक्तगीन। लेकिन यहां पर जो अरबी व्यक्ति है उसका नाम पूछेंगे, तो आपको बताना है यहां पर अल मसूद्दीन। अल मसूद्दीन कौन है, एक अरबी व्यक्ति है जो किसके शासनकाल में, राष्ट्रकूट वंश के राजाओं के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था। तो ये यात्री है। ये हुआ हमारा कौन सा, राष्ट्रकूट राजवंश। अब राष्ट्रकूट राजवंश के साथ में ये को राजवंश आता है जिसका मध्य प्रदेश से संबंध है, तो ये है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश, यहां से क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि अभी ये करंट में भी गुर्जर प्रतिहार के जो राजा भोज है उसके ऊपर विवाद चल रहा है। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश है, इनके संस्थापक का नाम बताइए। तो फिर पहले तो इनका संस्थापक बताओ, फिर राज्य क्षेत्र बता दो। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो संस्थापक है वो माना जाता है नागभट्ट को। किसको माना जाता है, नागभट्ट। एक भीमनाग वगैरह इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ये नागभट्ट है जो क्या है, ये गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक है। और इनका जो शासन क्षेत्र हुआ करता था वो शासन क्षेत्र हुआ करता था मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में। मालवा का कौन सा भाग फेमस था, उज्जैन। तो ये उज्जैन के आसपास वाले क्षेत्र पर या उज्जैन पर शासन करते थे। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हो गए नागभट्ट, मालवा उज्जैन के ऊपर इनका शासन हुआ करता था। लेकिन एक प्रतापी राजा हुए, उस प्रतापी गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा का नाम है क्या, प्रतापी राजा। प्रतापी राजा को बोला जाता है गुर्जर प्रतिहार राजा मिहिर भोज। क्या बोलते हैं, मिहिर भोज।
तो यहां पे ध्यान रखना है कि गुज्जर प्रतिहार वंश के राजाओं का स्वर्णकाल या गुज्जर प्रतिहार वंश का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो मिहिर भोज। ये राजा भोज नहीं है, ये राजा भोज आएंगे कब? जब हम पढ़ेंगे परमार वंश। इसके बाद ही शुरू होने वाला परमार राजवंश, जो आपकी धारनगरी, भोपाल वगैरह वगैरह जो भी क्षेत्र है उसमें शासन करेंगे। लेकिन ये मिहिर भोज है जो स्वर्णकाल कहेंगे गुज्जर प्रतिहार शासकों के समयकाल को। फिर उसके बाद यहां से एक और क्वेश्चन बनेगा कि ये किसके अनन्य भक्त थे? तो प्रतापी राजा जो थे ये विष्णु के भक्त थे, ये विष्णु भगवान को पूजनीय मानते थे। तो विष्णु भगवान को पूजनीय मानने के कारण ही जो मिहिर भोज है इन्होंने विष्णु के सम्मान में एक उपाधि धारण की थी। उस उपाधि का नाम है आदि वराह। क्या? आदि वराह। तो आदि वराह की उपाधि जो है वो किसने धारण की? वो गुज्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज के द्वारा ग्रहण की गई है। ठीक है यहां तक। तो पहले से देख लो, नागभट्ट इसके प्रमुख संस्थापक थे और इनका जो क्षेत्र हुआ करता था उज्जैन के आसपास का हुआ करता था। और इसके साथ ही इन्होंने जो स्वर्णकाल है वो मिहिर भोज के शासनकाल को कहेंगे और उज्जैन के ऊपर शासन हुआ करता था। विष्णु के सम्मान में इन्होंने आदिवरा की उपाधि धारण कर ली थी। अब इनके बारे में जो डिटेल्स हैं, ठीक है, जो मुख्य बिंदु है वो आएंगे आपके भारतीय इतिहास में, कि भारत के संदर्भ में इसका एक विस्तृत आपको एक रूपांकन या फिर एक विस्तृत क्षेत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन दो चीजों को समझ लीजिए। राष्ट्रकूट वंश है पहला, दंतीदुर्ग इसके संस्थापक हैं। दंतीदुर्ग ने अपनी राजधानी बनाया मान्यखेड़, जो वर्तमान में कर्नाटक में। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर? बैतूल क्षेत्र पर इनका अधिकार हुआ करता था। और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं के ऊपर जो मुद्रा थी उनके ऊपर गरुड़ का अंकन मिलता है, गरुड़। और इन्हीं राष्ट्रकूट वंश के एक राजा थे इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय के जो अभिलेख वो इंद्रगढ़ से मिले हैं और ये मिले हैं अवंसोर से। राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में एक अरबी व्यक्ति आया था, उसका नाम क्या है? ठीक है, अल मसुद्दीन। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, हिंसंग आएगा, फाहियान आएगा, अल बरूनी आएगा, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे आएंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में कौन आया? तो वो है अल मसुद्दीन आया था। फिर गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? नागभट्ट। मध्य प्रदेश में उज्जैन में इनका शासनकाल हुआ करता था। गुज्जर प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी शासक मिहिर भोज हुआ करते थे, जिनके स्वर्णकाल को मतलब उनके जो समयकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है। और विष्णु के अनन्य भक्त थे और इसके कारण ही उन्होंने आदिवरा की उपाधि धारण कर ली थी। तो ये प्रमुख राजवंश हो गए। और अब तीसरा शुरू होता है हमारा कौन सा राजवंश? वही जिसका सब इंतजार कर रहे हैं, परमार राजवंश। तो परमार राजवंश के बारे में यहां पे देख लो आप लोग। परमार वंश है, ये परमार राजवंश है ना, ये इसके संस्थापक, फिर यहां पे ध्यान रखना है परमार वंश के संस्थापक कौन है? तो ये है कृष्णराज। परमार वंश के संस्थापक कौन है? कृष्णराज। कृष्णराज का ही नाम है उपेंद्र। क्या नाम है? उपेंद्र राज, या फिर इन्हें ही कहा जाता है सियक। क्या कहा जाता है? सियक। तो तीन चीजें ध्यान रखना है यहां पर कि परमार वंश के राजा हुए जिन्होंने इनकी स्थापना की। क्या नाम है? कृष्णराज, या फिर हम बोल रहे उन्हें सियक, या फिर हम उन्हें बोल दे उपेंद्र राज। तो जैसा ऑप्शन में आता है वही का वही आपको लगा देना है। अब परमार वंश के जो राजा हुआ करते थे वो किस क्षेत्र में थे? वो मालवा क्षेत्र में थे। अब मालवा क्षेत्र, एक मालवा क्षेत्र है ना, तो मालवा क्षेत्र में आपका जो क्षेत्र है, अब इसमें मालवा क्षेत्र है और मालवा क्षेत्र में आपको पता है कि भोज जो आपके मतलब परमार वंश था, इनका संबंध आपके धार से भी रहा है और कहां से? भोपाल से भी रहा है। लेकिन अब बिंदु को थोड़ा सा गहराई में समझे कि परमार वंश का जब संस्थापक कृष्णराज या उपेंद्र राज या सियक था, उस समय राजधानी क्या थी? ठीक है, तो परमार वंश के राजाओं की जो राजधानी है वो प्रारंभिक अवस्था में उज्जैन थी। क्या थी? उज्जैन को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। अब क्लियर है यहाँ पर? बाद में धार होगी, वो करेंगे एक नेक्स्ट व्यक्ति आने वाले हैं। और भोपाल की स्थापना जो होगी, तो भोपाल की स्थापना कौन करेंगे? राजा भोज करेंगे। इतना हो रहा है क्लियर?
उपेंद्र राज कृष्णाज हो गए, राजधानी हो गई उज्जैन, और उज्जैन के साथ में ही अब स्थान से यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब बेरी सिंह आए, बेरी सिंह द्वितीय। फिर क्या हुआ, एक राजा आए बेरी सिंह द्वितीय। याद रखना है कि परमार वंश के राजा, राजा बेरी सिंह द्वितीय। बेरी सिंह द्वितीय के समय काल में जो राजधानी का परिवर्तन हुआ और राजधानी परिवर्तित हो गई और राजधानी उज्जैन से कहां पहुंच गई, धार। तो अब यह ध्यान रखना है कि प्रारंभिक राजधानी पूछता है तो वो उज्जैन बताना है, और अगर पूछता है कि परमार वंश का कौन सा राजा अपनी राजधानी को उज्जैन से परिवर्तित करके कहां पे ले गया, धार में, तो ये बेरी सिंह ही था। ये बेरी सिंह द्वितीय जिन्होंने अपनी राजधानी को उज्जैन से स्थानांतरित की और कहां पर, धार में पहुंचा दी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो राजा आते हैं वो सबसे फेमस युग के माने जाते हैं, मतलब इस युग के सबसे फेमस माने जाते हैं कि परमार वंश के राजा एक हुआ करते थे, राजा वाकपति मुंज। वाकपति मुंज, तो वाकपति मुंज ये परमार राजा हुए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो बहुत कुछ किया, लेकिन यहां से फिर क्वेश्चन बनेगा कि इन्होंने ऐसा क्या किया तो इनके काल को स्वर्ण काल कहते हैं। तो अगर पूछते हैं कि मालवा का स्वर्ण काल किसके समय काल को कहा जाता है, तो मालवा का जो स्वर्ण काल है या स्वर्णिम युग है वो वाकपति मुंज के शासन काल को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत गहराई में आते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर यहाँ पे आदमी बहुत जल्दी पिघल जाता है, आइसक्रीम भी क्या होती है, खत्म हो जाती है व्यक्ति के सामने, क्योंकि व्यक्ति यहां पर पूछेगा कि मालवा का स्वर्णकाल परमार वंश के किस राजा के समयकाल को कहा जाता है, फटाक से लगा देंगे राजा भोज। अरे राजा भोज के शासनकाल को नहीं कहेंगे, वाकपति मुंज जो है उनके शासनकाल को ही मालवा का स्वर्णकाल के नाम से जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीजें करवाई है। इन्होंने क्या किया, मुंज सागर झील, मुंज सागर झील, मुंज सागर झील, ये तो हो गई मुंज सागर झील, लेकिन उसके साथ ही जो महत्वपूर्ण स्थान है उज्जैन है, ओमकारेश्वर है, उज्जैन ओमकारेश्वर, उसके बाद धार, ये जो स्थान है यहां पे किसका निर्माण करवाया, मंदिरों का निर्माण करवाया, और ये मुंज सागर झील, ठीक है, इसका निर्माण करवाया। किसने करवाया? वाकपति मुंज ने करवाया। और ये जो मुंज सागर झील है, ये क्वेश्चन आता है कि कहां पर है, तो ये मिलेगी आप लोगों को धार में, क्योंकि राजधानी कहां पर है, धार में, तो मुंज सागर झील भी कहां हो जाएगी, धार में हो जाएगी। तो अब चीजें हो गई क्लियर यहां पर। उसके बाद फिर समय व्यतीत हुआ, एक नया कालखंड आया, और उस नए कालखंड में वाकपति मुंज ने चालुक्य नरेश तेलप द्वितीय को, ये इनकी वीरता के प्रमाण यहां पे मिलेंगे। वाकपति मुंज ने चालुक्य नरेश, अब चालुक्य नरेश कौन है, ये चालुक्य नरेश का नाम है तेलप द्वितीय। तेलप द्वितीय को कितनी बार? 6 बार, 6 बार क्या कर दिया, पराजित कर दिया। चालुक्य नरेश तेलप द्वितीय को 6 बार पराजित करने का काम किया था। किसने किया था? वाकपति मुंज ने किया था। लेकिन जब हुआ कौन सा आक्रमण? 7वां आक्रमण। तो 7वें आक्रमण में क्या हुआ? तेलप द्वितीय ने, किसने? तेलप द्वितीय ने, ये जो वाकपति मुंज है इन्होंने, या वाकपति मुंज को इन्होंने क्या कर दिया? तेलप द्वितीय ने ये वाकपति मुंज को बंदी बना लिया। वाकपति मुंज 7वें, इनके गुरु ने इनको समझाया था कि अब 6 बार आक्रमण करके आप जीत चुके हैं, अब आप लोग या फिर आप वहां पर उस क्षेत्र में आक्रमण ना करें। लेकिन इनके जो सलाहकार थे उनकी आज्ञा को इन्होंने माना नहीं और 7वीं बार आक्रमण कर दिया। अब 7वीं बार तो आदमी मात खाएगा नहीं, तैयार बैठे थे तेलप द्वितीय, और क्या कर दिया? मुंज के ऊपर ही आक्रमण कर दिया, और यहां पर वाकपति मुंज पराजित हुए। लेकिन पराजित होने के बाद ही क्या हुआ? इनकी यहां पर बंदी बनाकर इनकी बाद में हत्या कर दी गई। फिर यहां पर ये यहां है ना, खत्म हो चुका है, इस चीज को ध्यान रखना। वाकपति मुंज है ना, तो वाकपति मुंज है, वाकपति मुंज के भाई
अब वाकपति मुंज के भाई का नाम है सिंधुराज। क्या है? सिंधुराज। और सिंधुराज, वाकपति मुंज का भाई सिंधुराज, सिंधुराज का उत्तराधिकारी कौन? वही जिसका था इंतजार, राजा भोज। राजा भोज। सिंधुराज के पुत्र का नाम क्या है? राजा भोज। और यही राजा भोज क्या करेंगे? ये राजा भोज ही यहां पर बहुत सारे काम करवाएंगे। तो पहला काम तो यहीं पे देख लो आप लोग। कहां दिखाओ? यहाँ पे देख लो, या फिर यहाँ पे जगह है, यहाँ पे देख लो आप लोग। यहाँ पे राजा भोज का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, राजा भोज ने सबसे पहले क्या किया? भोपाल की स्थापना। भोपाल की स्थापना। अगर क्वेश्चन आता है कि भोपाल की स्थापना किसने की? राजा भोज ने की। राजा भोज ने क्या किया? भोजपुर, ठीक है, भोजपुर की स्थापना की। ठीक है, भोजपुर एक शहर है या नगर है, या भोजपुर शहर की स्थापना किसने की? तो ये भी किसने की? यहाँ पर परमार राजा भोज ने की। और भोजपुर है, ये किस जिले का भाग है वर्तमान में? रायसेन का। ठीक है, पहले तो भोपाल की स्थापना की, फिर भोजपुर शहर की स्थापना की, जो वर्तमान में रायसेन जिले का भाग है। और इसी भोजपुर में ही एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया, और ये शिव मंदिर फेमस है। ठीक है, अगर क्वेश्चन भी आता है कि सबसे बड़ा शिवलिंग कहां पर है, तो इसी भोजपुर शहर रायसेन में मिलेगा। और ये जो है राजा भोज इसका निर्माण करवाएंगे, मतलब भोजपुर में ये मंदिर का निर्माण करवाएंगे। और इस शिव मंदिर है ना, इस शिव मंदिर को क्या कहा जाता है? इस शिव मंदिर को कहा जाता है मध्य भारत का सोमनाथ। और क्वेश्चन भी आ जाता है कि मध्य भारत का सोमनाथ किसे कहा जाता है? तो भोजपुर मंदिर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भोजपुर। और ये भोजपुर मंदिर कहां पर है? यही आपके रायसेन में। अब अगर क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि सोमनाथ मंदिर से किस मंदिर की तुलना की जाती है, तो वो तुलना भी अगर पूछता है तो किससे की जाती है? इसी भोजपुर मंदिर से की जाती है। अब राजा भोज ने इतना तो निर्माण कर दिया, लेकिन उसके साथ में ही उन्होंने, राजा भोज ने, निर्माण कार्य यहां पे चल रहा है ना, विशाल बांध, विशाल बांध, या फिर हम उसे बोलते हैं साइक्लोपियन। तो क्वेश्चन आता है कि राजा भोज ने किस स्थान पर एक विशाल बांध या साइक्लोपियन का निर्माण करवाया था? तो ये कहां पर? भोपाल में। भोपाल में एक विशेष रूप से एक बड़ा बांध बनवाया, ठीक है, जिसे बोला जाता है भोजताल। क्या बोला जाता है? भोजताल। तो अगर पूछ ले कि भोजताल कहां पर है, तो भोजताल भी भोपाल में ही है। और इस भोजताल या विशाल बांध का निर्माण किसने करवाया? तो राजा भोज के द्वारा करवाया गया है। ये तो भोपाल के आसपास का खेल हुआ है। अभी तो मेन शासन काल बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि अब भोपाल की स्थापना करने के बाद जो अपनी राजधानी है, वहां पर भी राज शासन होगा। किसका? राजा भोज का होगा। और राजा भोज ही वहां पे क्या करेंगे? अलग अलग निर्माण कार्य करेंगे। लेकिन कहां लिखो? जगह नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आप देख लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कैसे? यहां पर परमार वंश का संस्थापक कौन है? कृष्णराज, या फिर उपेंद्र राज, या फिर कौन है? सियक है। ये किस क्षेत्र पर शासन करते थे? मालवा क्षेत्र के ऊपर, धार और भोपाल में। लेकिन परमार वंश के राजाओं की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी उज्जैन। लेकिन बाद में बेरी सिंह द्वितीय एक राजा हुए जिन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया। और क्यों? क्योंकि उज्जैन के ऊपर बहुत ज्यादा आक्रमण हो रहे थे। जो भी आक्रमणकारी हुए करते थे वो ज्यादा टारगेट किसको करते थे? या तो विदिशा को करते थे, या फिर उज्जैन को करते थे। तो यहाँ पर राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये जो बेरी सिंह द्वितीय थे, इन्होंने अपने राज शासन को क्या किया? उज्जैन से स्थानांतरित करके धार की ओर कूच कर गए। तो यहां पर बेरी सिंह द्वितीय के शासनकाल में राजधानी धार बन गई। और उसके बाद वाकपति मुंज एक प्रतापी राजा हुए, जिन्हें के शासनकाल को मालवा का स्वर्णकाल, अभी भी समझा रहा हूं, राजा भोज नहीं आएगा, वाकपति मुंज को ही मालवा का स्वर्णकाल के नाम से जाना जाएगा, या फिर काल को कहा जाएगा। मुंज सागर झील का निर्माण कहां करवाया? धार में। और उज्जैन, ओमकारेश्वर और धार में मंदिर निर्माण संबंधी कार्य करवाए राजा मुंज ने। लेकिन चालुक्य नरेश तेलभ द्वितीय को
ये राजा जो हुए थे राजा मुंज, उन्होंने 6 बार यहाँ पर पराजित किया, लेकिन लास्ट जब 7वां आक्रमण हो रहा था तो 7वें आक्रमण में तेलप द्वितीय ने राजा मुंज को बंदी बना लिया और बाद में उनकी हत्या कर दी। अब राजा मुंज तो चले गए, लेकिन भाई आए सिंधुराज, और सिंधुराज के बेटे उनसे भी ज्यादा प्रतापी हुए और वो कहलाए राजा भोज। और राजा भोज जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने भोपाल की स्थापना कर दी। भोपाल की स्थापना के बाद भोजपुर शहर बसा दिया और वहीं पर भोपाल के पास में ही है रायसेन जिला पड़ता, तो वर्तमान में आपके भोजपुर रायसेन में आता है। और यहाँ पर एक विशाल या फिर एक बेहतरीन मंदिर बनवाया, शिव मंदिर, जिस शिव मंदिर की तुलना सोमनाथ से की जाती है और इस शिव मंदिर को कहा जाता है मध्य भारत का सोमनाथ। और एक विशाल साइक्लोनिपियन बांध का निर्माण राजा भोज ने करवाया, और कहां पे करवाया, भोपाल में, जिसे हम भोजताल के नाम से भी जानते हैं। इसको शॉर्ट ले लीजिए और उसके बाद शुरू करते हैं धार नगरी। परमार वंश के राजा भोज के द्वारा अब भोपाल में तो बहुत सारे काम करवा दिए। अब पहुंचे हम कहां पर, धार नगरी। तो यहां से ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे कि राजा भोज ने जो अधिकांश शासन किया था वो धार नगरी पर किया था, लेकिन धार नगरी में क्या, धार नगरी में विशेष रूप से इन्हें जाना जाएगा सरस्वती मंदिर के लिए, संस्कृत विद्यालय के लिए। तो ध्यान रखना यहां पर धार में क्या, संस्कृत विद्यालय का निर्माण। संस्कृत विद्यालय जो है, संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की, राजा भोज। यहां लिख देता हूं भैया ना, कंफ्यूज मत होना, अभी सब राजा भोज ही चल रहा है क्योंकि अब वो धूम मचाएंगे यहाँ पे। राजा भोज, संस्कृत विद्यालय की स्थापना राजा भोज ने की, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, भोजशाला। भोजशाला। और क्वेश्चन भी पूछ ले कि भोजशाला कहां पर है, तो भोजशाला कहीं नहीं, धार नगरी में ही है। और धार है वो, वहां पर जो संस्कृत विद्यालय है उसी को ही भोजशाला कहा जाता है। लेकिन फिर राजा भोज ने क्या किया, इसी धार नगरी में किसकी, इस धार नगरी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। सरस्वती मंदिर, तो सरस्वती मंदिर पूछता है कि मध्य प्रदेश में कहां पर है, तो सरस्वती मंदिर भी कहां पर है, धार में है। तो सरस्वती मंदिर जो धार में है, यहां से फिर अंदर से क्वेश्चन बनता है कि किसकी प्रतिमा दी गई है या किसकी प्रतिमा रखी गई है। तो यहां पे जो सरस्वती है, सरस्वती जो विद्या की देवी है, इन्हें एक अन्य नाम से, इनका नाम है वाग देवी। क्या नाम है, वाग देवी। तो वाग देवी की प्रतिमा जो है वो सरस्वती मंदिर में रखी गई है। और आई क्लियर। संस्कृत विद्यालय की स्थापना राजा भोज करेंगे, जिसे भोजशाला के नाम से जाना जाएगा, वो धार नगरी में। संस्कृत के साथ ही सरस्वती मंदिर, उसका भी निर्माण राजा भोज करवाते हैं। और यहां पर जो देवी है वाग देवी, उनकी प्रतिमा धार नगरी में मिलती है। फिर क्या, अब प्रकांड विद्वान थे, साहित्य के प्रकांड विद्वान। और क्वेश्चन आता है कि परमार वंश के कौन सा राजा रहा है, तो प्रकांड विद्वान जो थे वो रहे हैं राजा भोज। और राजा भोज ने लगभग 23 ग्रंथ की रचना की है। तो 23 ग्रंथों की रचना करने वाले कौन है, ये राजा भोज है। और राजा भोज के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें पहला जो है सरस्वती कंठाभरण। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है, तो ये परमार राजा भोज की रचना है। उसके बाद है एक और रचना चंपू रामायण। क्या नाम है, चंपू रामायण। क्यों, क्योंकि राजा भोज जो थे ना, ये कवि थे। और कैसे कवि थे, ये चंपू कवि थे। अब चंपू कवि क्या भैया, तो चंपू कवि वह रचना करने वाला है जो गद्य और पद्य दोनों में एक साथ मिलकर रचना करता है। जैसे एक कथावाचक है, उसने प्रारंभिक अवस्था में आपको एक कथा सुना दी कि एक राजा था, ये था, वो था, इस प्रकार से था, लेकिन बीच में एक भजन चालू कर दिया या फिर एक तरीके से दोहे का रूपांतरण कर दिया, तो वो जो गद्य और पद्य की जो शैली है वो ही चंपू शैली है। और राजा भोज अगर पूछ ले कि किस शैली के कवि थे, तो चंपू शैली के कवि थे। और इनके द्वारा ही क्या, चंपू रामायण का इन्होंने रचना की थी। फिर उसके बाद एक और रचना आती है इनकी, उसका नाम है श्रृंगार मंजरी।
अब दिमाग तो जा रहा होगा कपूर मंजरी के ऊपर भी, क्योंकि अभी ही पढ़ा था कौन सी रचना, कपूर मंजरी। कपूर मंजरी की रचना की थी राजशेखर ने, और वो राजशेखर हमने पढ़ा था इसके पहले वाले वंश में। अब यहां पर कर्पूर मंजरी है और श्रृंगार मंजरी है, और श्रृंगार मंजरी के जो रचनाकार है वो कौन है, राजा भोज है। अब फिर क्या हुआ, एक और रचना आई, तत्व प्रकाश। तत्व प्रकाश, तो तत्व प्रकाश किसकी रचना है, राजा भोज की रचना है। याद रखना है, यहां पर एक दो याद नहीं रखना, सरस्वती घंटाभरण हो गया है, उसके बाद दूसरी जो रचना है वो चंपू रामायण, तीसरी है श्रृंगार मंजरी, और जो चौथी है वो क्या है, तत्व प्रकाश है। साहित्य के बहुत विद्वानों का इन्होंने क्या किया, एक तरीके से उनका सृजन कर दिया, उनको संगठित करके रखा। लेकिन उसके बाद इन्होंने एक उपाधि धारण की, कौन सी, यहां से क्वेश्चन आएगा कि परमार वंश के किस राजा ने एक उपाधि कौन सी है, ये भी देख ही लो। अब यहां पर परमार राजा भोज ने एक उपाधि धारण की, उस उपाधि का नाम है कविराज। क्या कहा जाता है, कविराज। और क्वेश्चन आ गया कि कविराज किसे कहा जाता है, तो परमार वंश के राजा भोज को ही कविराज कहा जाता है। अब ये तो इनकी कौन सी हो गई रचनाएं, साहित्यिक रचनाएं हो गई। अब युद्धात्मक गतिविधियां भी देख लें तो बहुत सारा जो क्षेत्र था, बंगाल तक का जो क्षेत्र था, मालवा से ऊपर वाला क्षेत्र था, मतलब बहुत सारा जो आपके भारत का एक अधिकांश हिस्सा आता था, वो परमार वंश के राजा भोज ने विजित किया था। लेकिन जब ये अपनी जीवन के अंतिम पड़ाव की अवस्था में थे, तब इनके ऊपर भयंकर आक्रमण हुए थे और इनको पराजय का सामना करना पड़ा था। तो 1047 के लगभग एक समय काल बताया जाता है कि 1047 के लगभग चालुक्य नरेश, और उस चालुक्य नरेश का नाम है सोमेश्वर ने 1047 ईस्वी में चालुक्य नरेश सोमेश्वर ने धार पर आक्रमण किया, और धार पर आक्रमण करने के बाद ही क्या किया, धार नगरी को लूटा। ठीक है, तो धार नगरी को किसने लूटा, 1047 में चालुक्य नरेश सोमेश्वर ने। ठीक है, यहां पर पराजय हो गई थी किसकी, राजा भोज की। तो यहां पे ध्यान भी रखना है, लूट इसलिए रहा है क्योंकि राजा की, यहां पर भोज की क्या हो गई, पराजय। तो भोज पराजित हो गए थे यहां पे। उसके बाद फिर एक समय अवधि आती है 1053, और उसी 1053 के आसपास फिर वही 1053 ईस्वी जो आती है, उस ईस्वी के समय काल में ही वापिस चालुक्य जो नरेश आते हैं, वो चालुक्य नरेश हैं अब भीम, चालुक्य नरेश भीम। तो चालुक्य नरेश भीम, और इनका साथ देने के लिए एक और इनके मित्र आ गए, कलचुरी नरेश, और कलचुरी नरेश का नाम है लक्ष्मीकर्ण। 1053 में चालुक्य नरेश भीम और लक्ष्मीकर्ण कलचुरी नरेश जो थे, उन्होंने भोज के ऊपर आक्रमण किया, और इस आक्रमण के कारण ही क्या हुई, भोज की पुनः क्या हो गई, पराजय। ठीक है, दोनों आक्रमण जो हुए उसमें भोज पराजित हुए, और कुछ समय के बाद ही, इस युद्ध के बाद राजा भोज की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। लगभग बताया जाता है कि 1055 के आसपास राजा भोज की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ये एक अनुमानित सन है ना, 1055 या फिर 1055 ईस्वी में भोज की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो वो दीपक जिसने मालवा प्रांत को जगमगाया और एक साहित्य की जो रोशनी है उससे बिल्कुल जगमगा दिया, वो अब बुझ के चुका था। और कालांतर में क्या हुआ, फिर एक राजा हुए, और राजा का नाम था विद्यादित्य। ठीक है, या फिर उदयादित्य। तो परमार राजा कौन हुए, परमार राजा हुए उदयादित्य हुए, और उदयादित्य की एक पत्नी का नाम है सालामाली। परमार राजा उदयादित्य की पत्नी है सालामाली, और सालामाली ने एक मंदिर का निर्माण करवाया। उस मंदिर को बोला जाता है सभा मंडल। तो याद रखना यहां पर सभा मंडल। तो सभा मंडल का निर्माण किसने करवाया, सालामाली ने करवाया। और ये जो सालामाली है, इनके सभा मंडल को बाद में जब भारत में क्या, मुख्य रूप से भोपाल में जब बेगमों का शासन चलेगा, ठीक है, उस नवाब की उपाधि के साथ में तब एक बेगम आएगी। तो उस बेगम का नाम होगा कुदसिया बेगम।
कुत्सिया बेगम ने फिर बाद में क्या किया, इस सभा मंडल के पास में ही क्या किया, एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया। ठीक है, तो वर्तमान में ये क्या है, कुत्सिया बेगम के द्वारा निर्मित एक मस्जिद है। आ रहा समझ में? चीजों को थोड़ा स्पष्ट रूप से ध्यान से समझना है कि उदयादित्य एक राजा हुए परमार वंश में, उनकी पत्नी सालामाली थी। सालामाली ने भोपाल में सभा मंडल एक मंदिर का निर्माण करवाया, जो बाद में जाके भोपाल की बेगम कुत्सिया बेगम के द्वारा निर्मित एक मस्जिद के रूप में रूपांतरित या परिवर्तित हो गया। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, एक राजा हुए महलक देव, राजा महलक देव या फिर अंतिम शासक, अंतिम शासक परमार वंश के। ये ध्यान रखना है कि परमार वंश के अंतिम शासक, क्वेश्चन पूछ ले तो यहां पे आंसर मिलेगा महलक देव। परमार वंश के अंतिम शासक महलक देव थे, और महलक देव के शासनकाल में जो अब बैठ चुके थे कौन, दिल्ली की गद्दी पे इल्तुतमिश बैठ गया था। ठीक है, तो इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का सेनापति हुआ करता था। ठीक है, परमार वंश का अंतिम शासक महलक देव था। महलक देव के ऊपर आक्रमण किया गुलाम वंश के अंतर्गत आने वाले इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के जो सेनापति है उसका नाम है आइन उल मुल्क। ठीक है, या आइन उल मुल्क, याद रखना यहां पर सेनापति, सेनापति का नाम थोड़ा आड़ा टेढ़ा है ना, आइन उल मुल्क। आइन उल मुल्क ने क्या किया, आक्रमण कर दिया। आइन उल मुल्क ने आक्रमण कर दिया, और महलक देव की यहां पर क्या हो गई, पराजय हो गई। और इस पराजय के साथ में ही क्या हुआ, मालवा जो है वो दिल्ली सल्तनत में मिल गया। मतलब ये परमार वंश और मालवा सल्तनत है वो संपूर्ण रूप से किस में चली गई, दिल्ली सल्तनत में। तो यहां पे ध्यान रखना, इस आक्रमण के बाद मालवा चला गया दिल्ली सल्तनत में, और इसके बाद ही भारत में दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश शुरू हो जाएगा, और राजाओं का यहां पर दौर या फिर बादशाहों का दौर यहां पे शुरू होगा। तो देख लेते हैं यहां पर परमार वंश के राजा भोज ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। अब सोमनाथ में ये ध्यान रखना है, यहां पर वो भोजपुर है ना, वो भोजपुर है, वो जो मंदिर है उसकी तुलना हमने सोमनाथ से तो कर दी। सोमनाथ कहाँ है, वो गुजरात में है। ठीक है, जिसे हमने मध्य भारत का सोमनाथ भोजपुर मंदिर को कहा है। तो धार नगरी, यहाँ पर राजा भोज की नगरी हुआ करती थी। संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया और स्थापना की, जिसे संस्कृत विद्यालय को राजा भोज ने भोजशाला नाम दिया। और सरस्वती मंदिर कहाँ है, धार में है, जिसमें किसकी प्रतिमा है, तो वाग्देवी या फिर सरस्वती माता की प्रतिमा है। और साहित्य के प्रकांड विद्वान हुआ करते थे राजा भोज, और उन्होंने 23 ग्रंथों की रचना की थी। और ये कैसे कवि थे, चंपू कवि थे। चंपू मतलब गद्य और पद्य दोनों का एक मिश्रण होता है। और यहाँ पे राजा भोज की जो प्रसिद्ध रचना थी वो सरस्वती कंठाभरण, फिर चंपू, रामायण, श्रृंगार मंजरी और तत्व प्रकाश। तत्व प्रकाश, श्रृंगार मंजरी और ये रामायण वगैरह होने के बाद इन्होंने एक उपाधि धारण की थी। उस उपाधि को कहा जाता है कविराज, कि कविराज के नाम से कौन सा परमार वंश का राजा जाना जाता है, तो कविराज के नाम से राजा भोज को जाना जाता है। लेकिन आखिरी पड़ाव में जीवन में कुछ पराजय का सामना भी करना को इनको मिला। 1047 ईस्वी में चालुक्य के राजा सोमेश्वर थे। सोमेश्वर ने यहाँ पर धार नगरी पर आक्रमण किया, राजा भोज को पराजित कर दिया, और पराजित करने के साथ में ही धार नगरी को लूटा। अब उसके बाद क्या हुआ, 1053 ईस्वी में वापिस चालुक्य नरेश यहाँ पर भीम आ गए, और भीम ने कलचुरी नरेश लक्ष्मी करने के साथ में धार नगरी पर आक्रमण किया 1053 में। और उस आक्रमण के बाद ही कुछ समय बाद लगभग 1055 के आसपास राजा भोज की मृत्यु हो गई। परमार वंश के एक राजा फिर प्राचीन काल मतलब उसके बाद हुए, उनका नाम है उदयादित्य की पत्नी सालामाली। और सालामाली ने एक सभा मंडल या फिर एक मंदिर का निर्माण करवाया। ये कहां पर है, भोपाल में। अब भोपाल में फिर बाद में क्या हुआ, कुदसिया बेगम, क्या कुदसिया बेगम जो नवाब बनी बाद में, वो उन्हीं ने यहां पर क्या कर दिया, इस सभा मंडल की जगह पर एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया। अब क्वेश्चन पूछता है कि अंतिम परमार वंश का राजा कौन था, तो महलक देव जे ये परमार वंश के अंतिम शासक हुए। और इनके शासनकाल में इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान था। उस समय दिल्ली के इल्तुतमिश के सेनापति आइन उल मुल्क ने इस राज्य पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद संपूर्ण मालवा दिल्ली सल्तनत में चला गया।
ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेस्ट लेना ना भूलें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर लिंक दी हुई है, आप टेस्ट दें और ज्यादा से ज्यादा इसका प्रॉफिट या फिर फायदा उठाएं।